जैसे जैसे हम लोग बुढ़ापे की तरफ आते हैं तो हमें हमारे नीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? सेटिस्फाइड सर्जरी जो है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी मानी गई है। पहली सर्जरी कैटरेक्ट की सर्जरी है। दूसरी जो सबसे सफल सर्जरी मानी गई है वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी मानी गई है। इसके ऊपर ये डाल दिया जाता है, एक नीचे की टिबिया है इसमें ये डाल देते हैं और ये जो बीच की गद्दी घिस जाती है एक नई गद्दी डाल देते हैं। पूरा घुटना नहीं बदला जाता है, सिर्फ एक रीसरफेसिंग सर्जरी है। ऊपर का जो घिसा हुआ भाग है उसी को बदला जाता है। चलने से हड्डियां कैसे मजबूत होती हैं? फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें उसके अंदर दूध, लस्सी, दही नहीं लेना चाहिए। इनके अंदर कितनी सच्चाई है? और अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके अंदर खाने पीने का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? हमारा वजन कम से कम होना चाहिए, जितना वेट नॉर्मल होना चाहिए उतना ही रखना है। जितना ज़्यादा वजन होगा वो सारा भार आपके घुटनों को ही सहन करना है। ये सर्जरी बिल्कुल मुफ्त की जा रही है, बिना किसी एक भी पैसे के लिए। गरीब मरीजों में आयुष्मान में ये सुविधा मुफ्त उपलब्ध है। नी रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो दोनों नीज जो है अलग अलग दिन रिप्लेस करते हैं या फिर एक ही समय के अंदर दोनों नीज रिप्लेस हो जाते हैं। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आजकल अगर एक्सीडेंट की बात की जाए तो एक्सीडेंट इतने ज़्यादा होने लगे हैं, हर दूसरी गली के अंदर जब भी हम गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का शिकार हुआ कोई ना कोई वाहन नजर आता है। लेकिन उस समय उसको बचाने के लिए आखिरकार क्या करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर अंकित मदान मौजूद है, जो कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। डॉक्टर अंकित मदान, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इनिशियल स्टेज के ऊपर हमें कैसे पता लगे कि उसकी कोई हड्डी क्रैक हुई है या फिर हमें फर्स्ट एड कैसे देना है? क्योंकि जनरली जब भी हम गुजरते हैं कहीं से, कोई हमें व्यक्ति मिलता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है तो हमें पता नहीं चल पाता कि फर्स्ट एड उसको प्राइमरी स्टेज के ऊपर क्या देना है। नमस्कार दोस्तों, एक्सीडेंट में दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहला काम, अगर आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो ही उसे मैनेज करें। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो उस मरीज़ से, उस पेशेंट से भागे बिल्कुल नहीं। वो किसी का बच्चा हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है। तो पहला काम ज़रूरी है, तुरंत एम्बुलेंस को बुलाइए। आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं रहता है, सरकार के नियम हैं। तो सबसे पहला काम आपको एम्बुलेंस को फ़ोन करना है, पुलिस कंट्रोल रूम को इत्तला देनी है। इसके बाद आपको सबसे पहला काम ध्यान रखना है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आसपास जो भी आपको सबसे साफ कपड़ा दिखे उस कपड़े से लेके उस मरीज की ब्लीडिंग को रोकना है, उसको दबा के रखना है। पहला काम ये करना है। दूसरा काम आपको करना है, अगर उसकी कोई हड्डी टूटी लगती है, हड्डी टूटने का पता चलने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है वो दर्द बताएगा, वहाँ पर दर्द बताएगा। आप उसको हाथ लगाओगे तो उसमें से तड़कने की आवाज़ आ सकते हैं, हिलने की आवाज़ आ सकते हैं, जिसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं एबनॉर्मल मोबिलिटी। वो चीज़ जो नॉर्मल नहीं है, मेरा बाजू ऐसे मूव करता है, अगर वो यहाँ से मूव कर रहा है तो वो एबनॉर्मल है, उसे जोड़ से ही मूव करना चाहिए। अगर दोनों जोड़ के बीच में से मूव कर रहा है तो वो एबनॉर्मल मोबिलिटी है। अगर वो मूव कर रहा है तो वो फ्रैक्चर है। आसपास जो भी नज़दीक में आपको कोई भी फट्टी मिल जाए, कोई भी कार्डबोर्ड मिल जाए, कुछ ना मिले तो अखबार के टुकड़े का रोल बना के उसके साथ किसी भी कत्तर, किसी भी पट्टी के साथ उस हड्डी के ऊपर आपको लगाना है ताकि वो इमोबिलाइज हो जाए। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट काम, उसकी मदद कीजिए, उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाने में मदद कीजिए। ठीक है डॉक्टर अंकित, अगर हम लोग अफवाहों की बात करें तो कई अफवाहें होती हैं। जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें उसके अंदर दूध, लस्सी, दही नहीं लेना चाहिए। इनके अंदर कितनी सच्चाई है? और अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके अंदर खाने पीने का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो उस हड्डी को जुड़ने के लिए सब कुछ चाहिए। एक बच्चा अगर पैदा होता है तो उसका संपूर्ण विकास के लिए वो माँ का दूध पीता है। तो ये चीज़ तो यहीं पे गलत हो जाती है। जो बच्चे की पूरी हड्डियाँ 9 महीने तक दूध से बन जाती हैं तो आप उसके बाद दूध नहीं देंगे, ये सरासर नाइंसाफ़ी है उस मरीज़ के साथ। दूध, दही, पनीर, दालें, सोयाबीन, अंडा, उबले हुए चने, ये सारी चीज़ें जो प्रोटीन वर्धक चीज़ें हैं ये मरीज़ के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा विटामिन सी हड्डियों को बनाने में सहायक है, वो हमें लेना है। किसी मरीज़ को शुगर की शिकायत है या कोई रक्त की और बीमारी है, कोई हृदय की दिक्कत है, तो वो मलाई उतरा हुआ दूध ले सकते हैं। थोड़ा वसा कम कर सकते हैं, घी कम कर सकते हैं, पर दूध, घी का नॉर्मल सेवन करना है। ये भी नहीं करना है कि घी अत्यधिक मात्रा में हम खिला के मरीज को मोटा कर दें, क्योंकि उस समय पेशेंट चलने फिरने की हालत में नहीं होता, तो उसकी एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। पर हम उसको एक्स्ट्रा खिलाएंगे तो उसका वेट गेन होगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो एक हेल्दी नॉर्मल डाइट, चावल, दूध, दही, लस्सी, वो सब कुछ खा सकता है। कैल्शियम और प्रोटीन वाले फूड का ज़्यादा सेवन करना हड्डी जुड़ने में
लाभदायक माना गया है। बिल्कुल, कैल्शियम से ही शायद हमारी हड्डियां बनी हुई होती हैं। और ये भी जानना चाहूँगी मैं कि अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है या फिर नॉर्मल अगर कोई इंसान है तो भी वो अपनी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए क्या कुछ करे? सबसे ज़रूरी है नियमित व्यायाम करें, नियमित एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट अच्छी रखें। हम जिस चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे वो चीज़ कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी। हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारा मसल मास बिल्ड होता है, आम भाषा में बोले तो बोलते हैं डोले विकसित होते हैं। उसका मतलब है कि उसका हम उपयोग कर रहे हैं तो वो चीज़ और बन रही है। आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो अंग पतला पड़ना शुरू हो जाएगा, मांसपेशियाँ कमज़ोर होंगी, उसके बाद हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू होंगी। इसीलिए ओल्ड एज में क्योंकि चलना फिरना कम हो जाता है तो हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। जितना आप चलते फिरते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, उतनी आपकी हड्डियों में मजबूती रहेगी। लगभग कितनी देर तक व्यायाम करना चाहिए? रोज WHO के हिसाब से रोज हमें 10,000 स्टेप चलने चाहिए, ये मिनिमम है एक हेल्दी लाइफ के लिए। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर ये भी धारणा है कि चलने से हड्डियां कैसे मजबूत होती हैं? चलने से हमारी हड्डियां इस तरह से मजबूत होती हैं, जिस चीज़ का जितना उपयोग होगा शरीर उस चीज़ को उतना ही विकसित करेगा। वही मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम जिम में जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, उस चीज़ का उपयोग होता है तो उस चीज़ में हमारा मसल मास बढ़ता है, वो विकसित होता है। इसी तरह हम चलते रहेंगे तो हमारी हड्डियों पे प्रेशर आएगा तो शरीर वहाँ पे ज़्यादा खाने की चीज़ें भेजेगा, न्यूट्रिएंट्स जो होगा वो वहाँ पे ज़्यादा भेजेगा। तो इस तरह से जिस चीज़ की हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे, वही चीज़ शार्प होगी। कोई चेस खेलता है वो शतरंज खेलेगा, उसका ब्रेन शार्प होगा। कोई जिम्नास्ट है वो एक्सरसाइज करेगा तो उसकी बोन्स शार्प होंगी। ठीक है, चलिए ये तो हड्डियों की बात हो गई है, लेकिन अब जवानी से बुढ़ापे के अंदर आते हैं। बुढ़ापे के अंदर मुझे ये बताइए, जैसे जैसे आदमी की एज ढलने लगती है कहीं ना कहीं उसको घुटनों में दिक्कत आने लगती है, चलने में दिक्कत आने लगती है, और जब वो चलते तो कहीं ना कहीं कटके की भी आवाज़ आती है। तो क्या उस व्यक्ति को डॉक्टर ऑर्थो को दिखाना चाहिए या फिर उसको घर पे ही कोई इलाज करना चाहिए? देखिए, बेहतर है कि एक बार एक स्पेशलिस्ट की राय हमेशा ली जानी चाहिए। आराम से स्पेशलिस्ट की राय अगर आपके शहर में मौजूद है तो उस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। आजकल कैंप में हम फ्री सेवाएं भी दे रहे हैं और OPD फीस भी हमारी नाम मात्र है, तो बेहतर है कि एक बार दिखा लिया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे जैसे हम लोग बुढ़ापे की तरफ आते हैं तो हमें हमारे नीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात दोबारा से एक्सरसाइज 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 और एक अच्छी डाइट। दूसरा, हमारा वजन कम से कम होना चाहिए, जितना वेट नॉर्मल होना चाहिए उतना ही रखना है। जितना ज़्यादा वजन होगा वो सारा भार आपके घुटनों को ही सहन करना है। तो हर घुटने के अंदर एक गद्दी होती है, उस गद्दी की एक उम्र होती है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वो गद्दी जल्दी घिसेगी तो गोडों की जो हड्डियां हैं आपस में टकराएंगी और कटक कटक की आवाज़ आएगी। तो हमें वेट कम करना है, चौकड़ी मारने के काम कम करने हैं, आलती पालती मारने के काम कम करने हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कम रखना है, चढ़ना ज़रूरी है तो रेलिंग का उपयोग करना है। दर्द की शिकायत शुरू हो चुकी है तो घर में इंग्लिश शीट का उपयोग करना है लैट्रिन के लिए बजाय कि इंडियन शीट का। ज़मीन से जुड़े हुए जितने काम हैं उनको कम करना है। पूजा पाठ के लिए छोटी चौकी का उपयोग कर सकते हैं। खाना खाने के लिए कुर्सी टेबल का उपयोग करना है बजाय कि आप चौकड़ी मार के करें। खास करके लेडीज़ जो हमारी हैं नीचे बैठ के झाड़ू पोछा लगाती हैं, उनके लिए सलाह है कि स्टैंडिंग पोछे का उपयोग करें, नीचे बैठ के ना लगाएं, उससे घुटने घिसने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। स्टैंडिंग पोछे से उन्हें थोड़ा आराम भी रहेगा और घुटने भी ज़्यादा समय चलेंगे। ठीक है डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं जैसे ही हमें दर्द शुरू होता है तो हमें बेड रेस्ट लेना चाहिए। आप कितना % मानते हैं कि दर्द शुरू होते ही हमें हिलना डुलना बिल्कुल कम कर देना चाहिए और बेड के ऊपर आकर के बैठ जाना चाहिए? ये सब कुछ दर्द की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर दर्द की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो हमें 5 दिन से लेकर 7 दिन का बेड रेस्ट चाहिए पड़ता है। पर अगर दर्द की सीवियरिटी ज़्यादा नहीं है तो हम शुरू से ही अपनी बस फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, रनिंग कम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कम कर सकते हैं, थोड़ा चलना फिरना कम कर सकते हैं। पर बिल्कुल बेड रेस्ट की ज़रूरत बहुत ही कम % केसेस में पड़ती है और अगर पड़ती भी है तो 4 से 5 दिन का रेस्ट सफिशिएंट है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जैसे जैसे हम लोग बुजुर्ग होते जाते हैं या फिर हमारा ऑपरेशन भी होता है या फिर किसी एक्सीडेंटल केस के अंदर भी नी की रिप्लेसमेंट करनी पड़ जाती है, तो क्या नी की रिप्लेसमेंट करने के बाद वो नी पहले की तरह ही काम करता है? नी के रिप्लेसमेंट एक बहुत कॉमन सर्जरी है। WHO के अनुसार दूसरी सबसे सेटिस्फाइड सर्जरी जो है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी मानी गई है। पहली सर्जरी कैटरेक्ट की सर्जरी है, दूसरी जो सबसे सफल सर्जरी मानी गई है वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी मानी गई है। एक
आम धारणा है कि उसमें पूरा घुटना बदल देते हैं। ऐसा नहीं होता है। हम सिर्फ हड्डी का वो वाला भाग जो घिस जाता है वो निकाल के उसके ऊपर एक नया इम्प्लांट डाल देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर की बोन फीमर है, इसके ऊपर ये डाल दिया जाता है। एक नीचे की टेबिया है, इसमें ये डाल देते हैं। और ये जो बीच की गद्दी घिस जाती है, एक नई गद्दी डाल देते हैं। पूरा घुटना नहीं बदला जाता है, सिर्फ एक रीसरफेसिंग सर्जरी है। ऊपर का जो घिसा हुआ भाग है उसी को बदला जाता है और उसके बाद मरीज लगभग पूरा चलने फिरने लगता है, घुटना मुड़ने लगता है और दर्द नहीं रहता है, क्योंकि उसके बीच में आर्टिफिशियल गद्दी आ जाती है। वही दर्द का कारण होती है, वो हम नहीं डाल देते हैं, तो कोई दर्द नहीं रहता है। और मरीज लगभग दूसरे दिन से चलने लगता है और चौथे पाँचवें दिन से वो बिल्कुल अपना गली में आसपास जा सकता है। 2 हफ्ते तक वॉकर के उपयोग करना पड़ता है। 2 हफ्ते बाद मरीज बिना वॉकर के, बिना किसी सहारे के अपने आप से चल फिर सकता है। ठीक है, ये किस वजह से प्रॉब्लम आती है कि हमें नी रिप्लेसमेंट करवानी पड़ती है? जो गद्दी होती है हमारे घुटने के बीच में, ये तो आर्टिफिशियल है। जो ओरिजिनल गद्दी होती है उसको मेनिस्कस बोलते हैं। चोट लगने के कारण, उम्र के साथ साथ डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, किसी को गठिया बात की दिक्कत होती है और कुछ अनुवंशिक कारणों के कारण वो गद्दी जो है लगभग 55, 60, 65 साल में घिसना शुरू हो जाती है। चोट लगने के कारण वो 65, 60 से पहले भी घिस सकती है। अगर वो घिस जाती है तो हड्डी आपस में हड्डी से टकराएगी। हड्डी आपस में हड्डी से टकराने के लिए नहीं बनी है, उसके लिए जोड़ है। उसी को बोलते हैं जोड़ खत्म हो जाना या गैप खत्म हो जाना। तो उसी कारण से वो दर्द होता है। जब हड्डी हड्डी से टकराने लग जाए तब हमें नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, ताकि हम नई गद्दी डाल के उसका इलाज कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नी रिप्लेसमेंट का प्रोसेस कितने टाइम का होता है और कितने समय के अंदर मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आती है? नी रिप्लेसमेंट में एक घुटने में अमूमन 1 घंटे का समय लगता है। दोनों घुटने एक साथ किए जा सकते हैं, तो अमूमन 2 से सवा 2 घंटे का समय लगता है मरीज का दोनों घुटनों का ऑपरेशन होने में। ठीक है, अगर कॉस्ट की बात की जाए तो क्या ये महंगी सर्जरी है? कैसे प्रोसेस पड़ता है इसका? हमारे यहाँ पर आयुष्मान भारत में गरीब मरीजों के लिए और हरियाणा गवर्नमेंट में पैनल के मरीजों के लिए ये सर्जरी बिल्कुल मुफ्त की जा रही है, बिना किसी एक भी पैसे के लिए। गरीब मरीजों में आयुष्मान में ये सुविधा मुफ्त उपलब्ध है हमारे अस्पताल में। नी रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो दोनों नीज जो है अलग अलग दिन रिप्लेस करते हैं या फिर एक ही समय के अंदर दोनों नीज रिप्लेस हो जाते हैं? दोनों घुटनों को एक साथ बदला जा सकता है, पर किसी पेशेंट की अगर उम्र ज़्यादा है या उसको कोई हार्ट की दिक्कत है कि ऐसा लगता है कि वो 2 सर्जरी एक साथ सहन नहीं कर सकता है और उसको दिक्कत हो सकती है, तो हम उसको 3 दिन के गैप पे करते हैं। पर अमूमन हमारे पास फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, एक अच्छा आईसीयू बैकअप है, तो हम दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। 90% केसेस में दोनों घुटनों को एक साथ बदला जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जवानी से बुढ़ापे के आने के बाद जवानी के ऊपर दोबारा लौटते हैं। कुछ जवान लोग होते हैं, उनको डिस्क के अंदर प्रॉब्लम आने लगती है। सुना होगा काफ़ी लंबे समय तक ऑफिस के अंदर सिटिंग की जॉब करते हैं या फिर कहीं पर भी घर पे बैठे बैठे भी कहीं ना कहीं जो है डिस्क के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है, डिस्क के अंदर दर्द होने लग जाता है। डॉक्टर, सबसे पहले तो ये बताइए कि डिस्क की प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है? क्योंकि चलिए, अगर ज़्यादा उम्र की बात की जाए तो उम्र दराज लोगों को ये बीमारी होने लग जाती है, लेकिन अगर बात की जाए युवाओं की, कहीं ना कहीं अगर आज के दौर की बात की जाए तो 10 साल के बच्चे को भी डिस्क की प्रॉब्लम आने लगे। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे का सबसे मेन कारण है हमारी फिजिकल एक्टिविटी ना होना। और जब फिजिकल एक्टिविटी होती है तो एकदम से इतनी होती है कि बहुत ही भारी सामान उठा लेते हैं, जिसके कारण से मांसपेशियां उस वजन को उठाने के लिए अकस्टम नहीं हैं। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं और 50 किलो का वजन उठा लेंगे तो मांसपेशियों को पता है कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, आज भी 50 किलो मैं उठा सकता हूँ। आपने महीना भर कुछ नहीं किया और अगले दिन आप 50 किलो उठा लेंगे तो मांसपेशियां उस 50 किलो का वजन उठाने के लिए अकस्टम नहीं है। तब एकदम से वो सारा जो वेट, जो सारा भार जाता है, वो सीधा रीढ़ की हड्डी पे चला जाता है, क्योंकि मांसपेशियों में जान नहीं है। तब वो डिस्क निकल जाती है और तो उसको आम भाषा में बोलते हैं झटका लगना, चणक निकलना। ठीक है, तो उस कारण से ये दर्द होता है। मैं आपको क्या ये डिस्क निकली हुई ठीक हो जाती है? हाँ जी, ये डिस्क निकली हुई बिल्कुल ठीक हो सकती है। ऑपरेटिव तरीके से या बिना ऑपरेशन के? बिना ऑपरेशन के 90% केसेस में डिस्क की प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 10% केस ही ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, कि उनकी डिस्क की माइक्रो सर्जरी करके, दूरबीन से ऑपरेशन करके वो डिस्क का टुकड़ा निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो नसों को दबा रही होती है तो ही उसकी सर्जरी की ज़रूरत है, या लैट्रिन पेशाब बंद हो जाता है, सूनापन बढ़ जाता है, तभी वो ज़रूरत है। ये नॉर्मल डिस्क का स्ट्रक्चर है, इसी को डिस्क बोलते हैं जो आप देख रहे हैं। जैसे मैं घुटनों में गद्दी बता रहा था, ऐसी ही गद्दी घुटनों के बीच में होती है, ऐसी ही गद्दी जो है मणकों के बीच में भी है। जब ये गद्दी घिसना शुरू हो जाती है
तो ये खिसक के पीछे की ओर आ जाती है। मान लो हमने कुछ भारी सामान उठा लिया या आगे झुक गए ऐसे, तो ये डिस्क जो है पीछे की ओर आके जो नसें दिख रही हैं पीले रंग की, ये इन नसों को दबाती है। ये नसें हमारी टांगों को सप्लाई करती हैं। तो जो भी नस दबेगी उस नस में झंझनाहट होगी, करंट सा लगेगा, चींटियाँ दौड़ेंगी। तो ये वो नसें हैं जिसके कारण से होता है। ठीक है, अगर इनिशियल स्टेज के ऊपर हम डिस्क का इलाज नहीं करवाते हैं तो कई लोगों के अंदर देखा गया है कि वो दर्द जो है बम से लेकर के फिर थाइस से फिर नीचे लेग्स तक, फुट तक भी पहुंच जाता है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, ये इन्हीं नसों के कारण है। क्योंकि वो जो थाई में दर्द जा रहा है उसका कारण थाई नहीं है, घुटना नहीं है। मैं देखता हूँ कई बार गांव में पेरीफेरी में घुटने का एक्सरे करा रखा होता है, थाई का एक्सरे करा रखा होता है कि यहाँ दर्द है, पर उसका कारण थाई नहीं है, उसका कारण कमर है। क्योंकि कमर से वो नस निकल रही है, वो नस दब गई है, उस नस की इरिटेशन के कारण उसको पेशेंट को थाई में, लेग में, काफ में पेन जा रहा होता है। तो अर्लीस्ट ट्रीटमेंट में उसको आगे झुकने का काम नहीं करना होता है। आगे झुकने से डिस्क के और खिसकने की संभावना रहती है। तो उसको सीधा रहना होता है, बेल्ट में ब्रेस बांधना होता है और कमर का एक्सरसाइज करना होता है और 2-1 हफ्ते का थोड़ा बहुत रेस्ट करना होता है। बेड रेस्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। जो काम वो कर सकता है वो उसको करना है, थोड़ा बहुत काम करते रहना है। उतने समय में अमूमन डिस्क की दिक्कत ठीक हो जाती है। क्या सर्वाइकल पेन भी इसका एक कारण बन सकता है डिस्क का? बिल्कुल बन सकता है। ये नसें मैं आपको रीढ़ की हड्डी का मॉडल दिखा रहा हूँ, जो कमर का मॉडल है, ऐसा ही गर्दन में होता है। उसमें से भी ऐसी ही नसें निकलती हैं। वो नसें हाथ को सप्लाई करते हैं। कमर से जो नसें निकलती हैं वो टांग को सप्लाई करती हैं। तो सर्वाइकल में किसी को दिक्कत होती है तो उसके दोनों हाथों में दर्द जा सकता है, दोनों कंधों के बीच में दर्द रह सकता है, छाती के आसपास दर्द रह सकता है। वो भी यही नसें हैं जो उसको डिस्क खिसकने के कारण नसों पे दबाव आता है। वो नसें हाथों या पाँवों को सप्लाई करती हैं और उसी का दर्द उसको हाथ और पाँव में महसूस होता है। ठीक है, कई केसेस के अंदर देखा गया है कि सर्वाइकल के अंदर गर्दन में दर्द ना हो करके हाथों के अंदर या फिर छाती के आसपास के हिस्सों के अंदर दर्द होता है। क्या वो भी सर्वाइकल का ही सिम्टम है? हाँ जी, वो भी सर्वाइकल का ही सिम्टम है। पर ध्यान एक चीज़ रखनी है, हर सर्वाइकल के केस के साथ अगर मरीज प्रीडोमिनेंटली बोलता है कि मुझे लेफ़्ट हैंड में दर्द जा रहा है, तो एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हमें हमेशा रूल आउट करनी होती है, जो कि है हार्ट अटैक। क्योंकि हार्ट अटैक का दर्द भी कभी कभी उल्टी बाजू में जाता है। तो हर दर्द को खुद से सर्वाइकल बना के घर पे ट्रीट नहीं करना चाहिए। मैं वही सलाह दे रहा हूँ, एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हाथ में दर्द जा रहा हो और वो हार्ट अटैक का हो और आप उसको सर्वाइकल बना के ट्रीट कर रहे हैं। तो उसके लिए एक बार एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूरी है। उसके बाद आप अपना रेगुलर फिजियोथेरेपी या जो भी कुछ बताते हैं वो घर पे कर सकते हैं। क्योंकि इलाज लंबा चलता है पर फिजियोथेरेपी आसान है। उसके लिए बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीख के उसको घर पे खुद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हर 5 दिन में दोबारा आना ही आना है। 2 महीने तक आप एक्सरसाइज खुद करिए, महीने महीने में आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर रीढ़ की हड्डी की बात की जाए तो रीढ़ की हड्डी में कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि 2 रीढ़ की हड्डियां घिसने से एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है या फिर बीच के अंदर कुछ छल्ला, शायद कुछ इस तरीके का नाम लिया जाता है, वो डाला जाता है। वो प्रोसेस किस तरीके से होता है? देखिए, दोनों रीढ़ की हड्डी के बीच में एक गद्दी है, जिसको डिस्क बोलते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है डिस्क पीछे खिसक के नसों को दबाता है। ये ओल्ड एज में किसी के साथ भी हो सकता है और यंग एज में हैवी वेट लिफ्टिंग के कारण हो सकता है। ये एक बीमारी हुई। जो आप बात कर रहे हैं दोनों हड्डियों के बीच का गद्दी घिस जाना, वो जनरली होता है ट्यूबरकुलोसिस में। ट्यूबरकुलोसिस दोनों रीढ़ की हड्डी के बीच की गद्दी को खा जाता है और आपस में हड्डियाँ आपस में टकराने लगते हैं। वो ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। उसके इलाज में हमें टीबी की दवाई लेनी पड़ती है। 9 महीने तक टीबी की दवाई लेने से वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाती है। रेयरली 10% केसेस में उन्हें भी सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। कब पड़ सकती है? अगर उनके टांगों में लकवा मारना शुरू हो जाए, कमजोरी आनी शुरू हो जाए, सूनापन रहना शुरू हो जाए, तब हम दवाइयों पे वेट ना करके तुरंत सर्जरी करके उस टीबी वाले भाग को, गंदगी के भाग को निकाल के नसों को फ्री कर देते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम दवाइयों पे विश्वास रखते हैं और दवाइयों से उस चीज़ को ठीक कर देते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग हॉस्पिटल में आने से इसलिए डरते हैं क्योंकि डिस्क का ऑपरेशन अगर बताया जाता है तो कहा जाता है कि उसके अंदर पैरालिसिस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब भी डिस्क का ऑपरेशन होगा तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस ज़्यादा लेनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं जो है 1 साल तक हमें बेड रेस्ट करना पड़ेगा, उल्टा लेटा रहना पड़ेगा। क्या इस तरीके से होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये पुरानी बातें हैं। मुझे नहीं पता ये बातें कौन फैला रहा है और ये बातें कहाँ से आती हैं। डिस्क के ऑपरेशन के दूसरे दिन पेशेंट को चला दिया जाता है। उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई उल्टा लेट के रहने की ज़रूरत नहीं होती है। वो तीसरे दिन से चल पड़ता है, चौथे दिन से अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करता है और 2 हफ्ते पे टाँके निकलने के बाद अपना ऑफिस का रूटीन वर्क रिज्यूम कर सकता है। परहेज और सावधानी सिर्फ 2 ही रहती हैं।
नियमित एक्सरसाइज करनी है, भारी वजन नहीं उठाना है और आगे झुक के काम करना उसके लिए 2 महीने तक मना रहता है, जब तक वो अपनी मांसपेशियाँ उसकी रिकवर नहीं हो जाती हैं। सिर्फ ये परहेज रहता है, इसके अलावा डिस्क की प्रॉब्लम में कोई ऐसा पैरालिसिस का कोई बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहता है, क्योंकि आज हमारे पास टेक्निक्स बेटर हैं, न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, जिसके लिए हम साथ साथ डिस्क का ऑपरेशन करने के साथ साथ देख सकते हैं कि कौन सी नस पे ज़्यादा दबाव था, उस पे से हम प्रेशर रिलीज़ कर सकते हैं। और अगर अनजाने में हम किसी ऐसी नस के आसपास काम कर रहे हैं जिसकी नस पे काम करने से या चोट लगने से पैराप्लेजिया या फिर लकवा का खतरा है, तो वो सिस्टम हमें पहले ही बता देता है कि आप इस नस के पास काम कर रहे हो, उसमें जो मॉनिटर पे वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो हम उस नस के पास से काम करके अपना दूसरी जगह पे चले जाते हैं, जहाँ पे हमें डिस्क की मेन प्रॉब्लम को टारगेट करना होता है। तो वो सिस्टम्स हमें बता देते हैं, न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम्स बोलते हैं। उसके साथ आज की डेट में पैराप्लेजिया का खतरा बस किताबों तक ही सीमित रह गया है, शून्य नहीं है, पर बस किताबों में ही है, प्रैक्टिकली नहीं होता है ऐसा। ठीक है डॉक्टर, लास्ट में पूछना चाहूँगी फीमेल्स के बारे में कहा जाता है कि लगभग 40 के बाद उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, तो उस केस के अंदर उन्हें डाइट क्या अपनानी चाहिए? देखिए, फीमेल्स में 40-50 साल की उम्र के बाद हड्डियाँ कमज़ोर होने का मेन कारण है मीनोपॉज, मतलब कि मासिक या माहवारी का बंद होना। तो उसमें एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो बोन के घिसने की जो प्रक्रिया है वो नॉर्मल से तेज हो जाती है। सावधानी, एक्सरसाइज करिए, अच्छी डाइट लीजिए, उसके लिए वो ईस्ट्रोजन रिच फूड ले सकते हैं जिसमें वो हार्मोन ज़्यादा पाया जाता है। और सोयाबीन सबसे मेन फूड है, आइसोफ्लेवोन्स करके उसमें साल्ट होता है जो ईस्ट्रोजन बनाने में मदद करता है। तो फीमेल्स को सोयाबीन का 40-50 वर्ष की उम्र के बाद ज़्यादा सेवन करना चाहिए। कैल्शियम, विटामिन डी, मिनरल, फॉस्फोरस और ये सब चीज़ों का सेवन तो करना ही करना है। हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। हम आप अपने आसपास देखते हैं कि प्रोटीन डाइट कम है, रोटी खा ली, सब्जी खा ली, दाल कोई नहीं खाता, बनाने में ज़्यादा समय लगता है, लाइफस्टाइल फास्ट हो गया। तो नियमित रूप से दाल का सेवन ज़रूर करना है। रोज़ नहीं खा सकते तो उबाल के रखिए, चने भिगो के रखिए, कुछ ऐसी चीज़ खाइए, स्प्राउट्स करके रखिए। तो प्रोटीन डाइट हमारी बॉडी में, हमारे लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, क्योंकि हमारा प्रीडोमिनेंट फूड जो है वेजिटेरियन है। नॉन वेज लोग कम खाते हैं, एग कम खाते हैं, नॉन वेज कम खाते हैं। और वेजिटेरियन में चूँकि लाइफस्टाइल फास्ट है तो रोटी सब्जी और ख़त्म। दूध लोग पीते नहीं हैं, खास करके फीमेल्स। तो प्रोटीन डाइट अच्छा रखना है, और ख़ास करके जो 40-50 साल की उम्र में है उनको सोयाबीन का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंकित, जो ऑर्थो का यहाँ पर महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर पूरा का पूरा इलाज संभालते हैं। हालांकि जितनी भी भ्रांतियाँ समाज के अंदर है हड्डियों को लेकर के, वो इन्होंने आज दूर किया है। डॉक्टर, एक बार मुझे बता दीजिए, अगर किसी को आपसे कंसल्ट करना हो तो टाइमिंग क्या रहेगी, और महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर आप कहाँ बैठते हैं, आपका नंबर क्या है रूम का, और आपका एड्रेस क्या है? मेरा नाम डॉक्टर अंकित मदान है। महात्मा गांधी अस्पताल, सेक्टर 13, तो शाम रोड, ITI चौक के समीप मैं बैठता हूँ। 5 नंबर मेरी OPD का कमरा नंबर है। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो वो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मुझे मिल सकता है, और शाम को 5 से 7 तक मिल सकता है। एमरजेंसी सेवाओं के लिए 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हैं। फिर भी अगर कोई नहीं आ पाता है तो मुझे फ़ोन पे भी संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर लिख लीजिएगा, 9817171135। ठीक है, अगर आपको ऑर्थो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर अंकित मदान से इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे भी आपके लिए इसी तरीके से वीडियोस लाते रहेंगे आपकी हेल्थ से रिलेटेड। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।